चलिए भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइईन देख रहे थे, है ना। और उसमें हम लोगों ने कुछ मैकेनिज़्म देख लिया है और एनर्जी प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने एक दो बातें करी हैं। केसीपी और टीसीपी दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है ना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो लोअर टेम्परेचर पे -80, -70, -60, है ना, -90, जो भी टेम्परेचर लिखा हो, मतलब लोअर नेगेटिव टेम्परेचर पर केसीपी मेजर बनाएंगे, और हायर टेम्परेचर पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस पर टीसीपी मेजर बनाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात हम लोगों ने इसमें करी हुई है। अब आज हम लोग इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देखा जाए कैसे बनता है ना, कैसे हम लोग केसीपी डिसाइड करते हैं, कैसे टीसीपी डिसाइड करते हैं, और एक दो बातें और, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले इसमें नोट करके, जहाँ पे मैकेनिज़्म हम लोगों ने लिखा था वहाँ नीचे नोट करके एक दो पॉइंट पहले लिखा जाए ना। तो नोट करके पॉइंट नंबर 1, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्जुगेटेड डाइईन और नॉर्मल एल्कीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका ज़्यादा होगा, तो कॉन्जुगेटेड डाइईन का ज़्यादा होगा। तो यही है पहला पॉइंट ना। तो लिखिए कॉन्जुगेटेड डाइईन्स आर मोर रिएक्टिव, conjugated dienes are more reactive towards electrophilic addition. Conjugated dienes are more reactive than normal alkenes. एक पॉइंट मिस हो गया ना, लिखो इसको। Conjugated dienes are more reactive than normal alkenes for electrophilic addition. समझे बात? मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो अगर अपने पास कोई कॉन्जुगेटेड डाइईन है, मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइईन किसी नॉर्मल एल्कीन से, है ना, ज़्यादा रेट होगा इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको पहुँचा कर इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा देगा ना, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही होंगे, ठीक है। नॉर्मल एल्कीन की बात हो रही है, ये नहीं कि सर यहाँ पे कोई रेजोनेंस होता तो फिर रेजोनेंस होता तो फिर उस तरह से देखते हैं, है ना। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल एल्कीन्स, ठीक है। इसका एक वजह तो ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक, लेकिन एक और वजह है ना, समझ लिया जाए उसको भी, है ना। ऑल्दो किसी एक ही तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो हो गया, है ना, क्वेश्चन तो हो गया, इतनी बात बताने से कहानी हो गई। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी दो वजह हैं। एक तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली रेजोनेंस से इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, चाहे इस पर अटैक होगा चाहे इस पर अटैक होगा। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इस पर अटैक हो रहा है तो दूसरा वाला रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा है, इस पर हो रहा है तो ये वाला रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा है, ठीक है ना। तो बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसकी एक और वजह है, देखो एक्चुअली इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है ना, वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आएगा। इसमें तो अपने को पता है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है ना, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रिवाइज किया है सबने ना। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया था हम लोगों ने, 1, 2, 1, 4 दो प्रोडक्ट बनाए थे, है ना, टीसीपी और केसीपी बोला था। इसमें हम लोगों ने कार्बोकैटायन एक्चुअली नहीं बनाया है। इसमें मैंने एकदम क्लियर कट आपसे लिखवाया है कि भाई इस रिएक्शन में साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है और कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। दरअसल ये जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है ये भी थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस में इस तरह से रहता है कि ये बॉन्ड इधर टूट जाए तो एक ऐसा इंटरमीडिएट, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, और अगर ये इधर से टूट जाए मतलब ये कॉन्जुगेटेड रहता है। जो कॉन्जुगेशन नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा बॉन्ड से हो रहा है। हम लोग बेसिकली वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉन्जुगेशन की बात नहीं किए थे और करना
ठीक भी नहीं है कहीं पर, ठीक है। बट एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है, ये साइक्लिक हैलोनियम आयन इस और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, बट एज कंपेयर टू दीज टू स्ट्रक्चर्स ये स्ट्रक्चर कहीं ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड वो ऑलमोस्ट न के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि कार्बोकेटाइंस नहीं बनते हैं। बट अगर हम लोग बात करें तो इसके ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि ये हम लोग बनाएं, हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है और वो हम लोग सही बात बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को जिस तरह से सवाल करना है और जो क्वेश्चन में आता है हम लोग यही बात सोचेंगे। बट थ्योरेटिकली दिस एंड दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर दिस हैलोनियम आयन। समझ गए बात इतने? बट बिकॉज ये कार्बोकेटाइन जो कि रेजोनेंस में नहीं है, ये सिर्फ स्टेबलाइज्ड है प्लस आई और अल्फा हाइड्रोजन से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। इसी वजह से ये जो हैं ये इसको कंट्रीब्यूट बहुत कम करते हैं, मतलब इसकी तुलना में ये दोनों बहुत कम स्टेबल हैं, इसलिए इसको कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। समझ के बाद वेयर एज यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो तो रेजोनेंस में होता है और वो हाईली स्टेबल होता है, तो इस वजह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी हम लोग बना देते हैं। कहानी आई ना समझ में? तो ये कहानी है कि एक रास्ता ये है कि हम लोग ऐसे बोल दें कि क्योंकि ये एल्कीन रेजोनेंस में है इस वजह से यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी नॉर्मल एल्कीन से, इसलिए उसका रेट ज़्यादा होता है। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इससे जो बनने वाले कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते हैं। इस वजह से ये ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी द रेट, है ना, क्योंकि पहला ही स्टेप तो आरडीएस होता है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें साइक्लिक हैलोनियम बनता है, ठीक है ना। तो क्योंकि साइक्लिक हैलोनियम मतलब ये कार्बोकेटाइंस, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, तो इस वजह से जो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी है और यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये बात एडिशनल समझें, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आया भी है, उसमें बताया है कि हाइपोहेलस फॉर्म के एडिशन के समय है ना कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो उसने ऐसा कार्बोकेटाइन बना दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे घबराएंगे नहीं देख कर, ठीक है, ये बना ये बना ये बना, एक ही बात समझेंगे, ठीक है। ऑल्दो थ्योरेटिकली ये दोनों पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात सब समझ में आ गई अपने को क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट स्टेप्स टू राइट है ना प्रोडक्ट्स, स्टेप्स टू राइट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ना। देखो तो अब इसमें हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर एक कॉन्जुगेटेड डाई इन आया और उस पर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हैं तो हम लोग मेजर कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दैट कार्बन, ठीक है, which gives more stable कार्बोकेटाइन, ठीक है। मतलब सबसे पहले स्टेप में किसी कॉन्जुगेटेड डाई इन में उस कार्बन पर अटैक कराओगे जहां से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले अमॉन्ग ऑल दी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई सबको? ये सिमेट्रिकल है, यहाँ कहीं भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर है ना ऐसा नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल में आपको पहले ही देखना होगा। अब या तो एरो पर टेम्परेचर -80, -70, -60, -90 ऐसा कुछ लिखा होगा, या एरो पर क्या होगा 30, 40, 50 डिग्री लिखा होगा। तो अगर 30, 40, 50 लिखा है तो मतलब आपको TCP मेजर बनाना है ना, और निगेटिव में लिखा है तो आपको KCP मेजर बनाना है, ठीक है भाई। और अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा होता, तो अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो भी आपको TCP ही बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट मैं लिख लूँगा, अभी लिख देंगे हम लोग ये पॉइंट।
लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मतलब हायर साइड में है, आपको टीसीपी बनाना है। चलो, तो अब केसीपी कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज केसीपी एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज टीसीपी, ठीक है। ये बात जनरली एप्लीकेबल है, जनरली, है ना, मतलब ये एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम लोग बात करें, बोर्ड लेवल टाइप है, 1,2 इज़ केसीपी एंड 1,4 इज़ टीसीपी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बेसिकली केसीपी वो प्रोडक्ट है जिसका रेट ज़्यादा होता है और टीसीपी वो प्रोडक्ट है जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो जब भी आपसे यहाँ आईआईटी में या आईआईटी एडवांस की मैं बात करूँ, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जब भी आपको टीसीपी पूछेगा या हायर में लिखेगा, तो आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होगा और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि ये 1,2 है या 1,4 है। मेरी बात समझे, बहुत क्लियर बात समझिए इसको। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट 1,2 इज़ केसीपी एंड 1,4 इज़ टीसीपी, ठीक है। टीसीपी एंड केसीपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और वो हम लोग बनाना सीख रहे हैं। बाद में बताएंगे ये बात कि ये 1,2 था कि ये 1,4 था। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया है, जिससे हम लोगों ने बात समझी थी, या हम लोग एक नॉर्मल कोई भी कॉन्जुगेटेड डाई इन नॉर्मल सा लेंगे, तो वहाँ पर ये 1,2 1,4 वाली बात केसीपी और टीसीपी से वैसे ही मैच करेगी जैसा हम लोग पढ़ें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर सवाल में हो, ठीक है ना। मज़ेदार बात है, अभी समझेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप समझेंगे। तो केसीपी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा ऑन किस पर होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करता है ना, कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद पहले स्टेप में, तो वो उस तरफ अटैक करेगा, उस कार्बोकेटाइन पर जो ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से, है ना। क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट नीचे होगा और उसका रेट ज़्यादा होगा, नहीं पढ़े थे हम लोग। और टीसीपी वो बनाओगे आप, है ना। ऐसा जनरली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, या हम लोग लिख सकते हैं कि टीसीपी उसको बोलेंगे जो अपने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, जो अपने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा। या हम लोग ऐसी बात कर लें कि अटैक ऑन, है ना, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। दोनों बातें लगभग सेम है ना। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पर अटैक होगा, तो उससे बनेगा टीसीपी। तो अब आप पहले केसीपी और टीसीपी बना दोगे, फिर आप देखोगे कि ये 1,2 है या 1,4 है, ठीक है ना। ऐसा आप आंसर लिखेंगे। आप 1,2 1,4 बनाएंगे नहीं सवाल में, आप टेम्परेचर देखकर आप केसीपी टीसीपी बनाओगे और फिर देखोगे कि ये 1,2 है या 1,4 है, ठीक है, वही रिपोर्ट करोगे। तो क्लियर है मेरे हिसाब से कैसे करेंगे। कुछ सवाल करते हैं फिर समझते हैं, है ना। चलिए, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो, अच्छा एक पॉइंट और बचा था ना, लिख लो पहले उसको, फिर सवाल किया जाए। एक और इसके बाद पॉइंट लिख लो। जो हम लोग मैकेनिज्म में हैलोजेनेशन पढ़े ना, Br2 का अटैक कराए, सिमिलर बेसिस पर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। मतलब आप चाहे हाइड्रेशन कराओ, आप चाहे HBr का एडिशन कराओ, आप चाहे हाइपोहेलस एसिड का एडिशन कराओ, जिसका भी एडिशन कराओगे वो सेम मैकेनिज्म से, सेम तरह से, सेम टीसीपी केसीपी को फॉलो करेगा, नहीं। तो ये पॉइंट लिख लो कि सिमिलरली all electrophilic attack on conjugated diene, similarly all electrophilic attack on conjugated diene occurs with same mechanism, ठीक है। चलो, जैसे अब एक सवाल लिखते हैं, ये ले लिया हम लोगों ने।
और लेटेस्ट से इस पे हम लोग HBr का अटैक करा रहे हैं और आपको KCP और प्लस TCP दोनों लिखना है, ठीक है। टेम्परेचर लिख दिया होता तब तो ठीक है ना, तो आपको दोनों लिखना है, KCP भी लिखना है और TCP भी लिखना है। चलिए भाई, तो अब देखो इसमें ये कॉन्जुगेटेड डाइइन है, इसमें HBr का रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हैं। अब इसमें आपको इसमें सबसे पहले इस H+ का अटैक इस कॉन्जुगेटेड डाइइन के या तो इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन पर होगा, है ना। तो अब आपको ये सबसे पहले स्टेप में डिसाइड करना है कि किस कार्बन पे अटैक होगा। 90% बच्चे जो हैं यही गलती करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि किस पर अटैक कर जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चों को, बाकी उसके बाद तो कर लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप पहला ही अटैक नहीं करा पाते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है, आप क्या करते हैं, आप एक्चुअली सोचते हैं कि आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि इस पर अटैक होगा तो कौन सा स्टेबल है कौन सा, और उसी इमेजिनेशन में हाइड्रोजन वाइड्रोजन जोड़ने में, रेजोनेंस देखने में गलती कर देते हो, तो इसीलिए गलत अटैक करा दिए तो गलत प्रोडक्ट मिलता है। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन ऐसे बने आप उसमें सभी कार्बन पे बारी बारी से अटैक कराओ और कार्बोकेटाइन बनाओ और उनकी स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा वही सही अटैक है। देखो तो ज़रा, तो मैं H+ का अटैक इस पे करा दिया, इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो इस पे जब मैंने अटैक कराया तो मुझे एक ऐसा कार्बोकेटाइन मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और साथ ही साथ ये रेजोनेंस में भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अटैक कराया होता, अब आप यहाँ समझो, अगर मैं यहाँ पे अटैक कराया होता, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल एक बार मैं बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ अटैक कराया होता तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता, तो ये तो प्राइमरी होता और ना ही रेजोनेंस में है, तो ये वाला सही अटैक नहीं हुआ। चलिए, अगर मैं यहाँ अटैक कराया होता तो देखो समझिए, अगर मैं यहाँ अटैक H+ का कराया होता तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता, ये भी प्राइमरी है और इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है ना रेजोनेंस में, तो ये भी गलत अटैक हो गया। अगर मैं यहाँ कराया होता तो देखो ऐसा बनता, यहाँ H+ आता, यहाँ H आके जुड़ जाता, यहाँ प्लस चार्ज आता और यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस में होता और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते और प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते, होता ना ऐसा। तो अब ये कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल है और ये जो हम लोगों ने बनाया है ये भी स्टेबल है। मतलब बात समझो, जब भी कॉन्जुगेटेड डाइइन होगा तो उसके टर्मिनल वाले पर ही अटैक से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिल रहा है। देखो पहचान गए यहाँ पे हम लोग, इस पर अटैक कराओगे तो यहाँ प्लस आएगा तो रेजोनेंस में है, इस पर अटैक कराओगे तो यहाँ प्लस आएगा तो रेजोनेंस में है। इसके अलावा जब हमने बीच वाले कार्बन पे कराया है अटैक तब रेजोनेंस में नहीं आया है, समझे बात। तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड जहाँ देखे नहीं कि बस किसी टर्मिनल वाले कार्बन पे दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि किस पर अटैक होगा मेजर, तो ये या ये, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, समझ गए। बस यही काम करना था, यही पहचानना है आपको। तो अब ये ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं बना दूंगा और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखाई देगा ना, यहाँ H आया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से KCP मिलेगा और मोर स्टेबल एल्कीन या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से TCP मिलेगा। तो ये टर्शरी है इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला अटैक H+ का उस कार्बन पे जहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, सही बात है, यहाँ मिला और अब इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक ये है एक ये है, दो जगह प्लस चार्ज आ रहा है। तो इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ से KCP और जो कम स्टेबल होगा वहाँ से TCP। तो इस पर फिर Br- का अटैक इस पर होगा, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट अपने को मिलता दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस पाई बॉन्ड के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और एक चीज़ और, ठीक है,
ये बात समझ में आ गई, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और जब यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक होगा तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, और इस पाई बॉन्ड के पास 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। आई बात थोड़ी थोड़ी समझ में? तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो और इसमें प्राइमरी पर अटैक होकर ये बना है, तो मतलब ये हो गया अपना TCP, और ये वाला हो गया अपना KCP। समझ में आ गई बात ना? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आया बात समझ में ना? तो अब इसका नाम अगर अपने को रखना है तो 1 पर H जुड़ा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यही है ना? तो ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। और इसमें 1 पर H जुड़ा है और 2 पर ब्रोमीन, तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। इतना कहानी सबको समझ में आ गया? मैं ये मिटा रहा हूँ अभी, है ना? ठीक है भाई, तो इसमें 1,2 इज KCP एंड 1,4 इज TCP, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात अपनी एकदम ट्रू हो रही है कि TCP 1,4 है और KCP 1,2 है, सेम बात है। इतनी बात आई सबको समझ में? तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हम लोग को पड़ता है, ठीक है। पहला अटैक हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, दूसरा फिर देखना है मोर स्टेबल एल्कीन इज TCP एंड लेस स्टेबल एल्कीन इज, या जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जब अटैक होगा तो KCP, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर और करूँगा, जो एल्कीन का स्टेबिलिटी होता है ना, वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से भी गवर्न होता है ना। एक टर्म होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एल्कीन का स्टेबिलिटी इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो इस बात को समझ लेते हैं हम लोग, है ना। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हम लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन GOC में वैसे पढ़ते हैं, और उसका एक ही जगह एप्लीकेशन है अपना, बस यहीं पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हम लोग समझ लेते हैं एक बार। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक ही जगह एप्लीकेशन है। देखो, तो हम लोग एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टर्म पढ़े थे ना, कि अगर पाई बॉन्ड हो और उससे डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर अगर हाइड्रोजन्स हों, है ना, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। याद आ रही है सबको बात, है ना? मतलब ऐसा हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कोई पाई बॉन्ड है और उस पाई बॉन्ड पर अगर उसके अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन से इस एल्कीन की स्टेबिलिटी गवर्न होती है। ये अपने को पता है। एल्कीन की स्टेबिलिटी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से भी गवर्न होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये एल्कीन है, इस एल्कीन का के अल्फा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, स्पेशली हैलोजेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो विथ गुड लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। तो केवल इन तीनों के साथ ही फिलहाल के लिए इतना मान के चला जाए, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ऐसे इधर आकर इसको बाहर कर देता है। मतलब ये पाई बॉन्ड इधर, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आ रहा था और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और ये सिग्मा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो एक ऐसा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा इस क्लोरीन के साथ हो पा रहा है, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो इसके, है ना, दो और, है ना, इसके कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा लीविंग ग्रुप यहाँ पर लगे होंगे उतना ज़्यादा वो एल्कीन स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो गवर्न्ड बाय, रेजोनेंस से तो होता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन से तो होता ही है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से भी होता है। हाँ,
अब सवाल ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में सर ज़्यादा किससे होता है ना। बहुत लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा, ना तो ये आपसे पूछेगा कभी, है ना, और ना आपको ये बात सोचना है, ना डिसाइडेड है कि किससे ज़्यादा होता है। हाँ, ये भी एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है एल्कीन का, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा है या कम है ये बात उतनी, है ना, क्लियर वे में एक्सप्लेन्ड नहीं है या क्लियर वे में इसको देखा नहीं गया है। समझ के बाद होता है इससे स्टेबिलिटी, बस इतना मालूम हो गई। इतनी बात समझ में? चलो, ये सवाल समझ में आ गया सबको। चलो अब क्वेश्चन किया जाए। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा। कब होगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन? जब एक एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे कोई हैलोजन लगा हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करता है और एल्कीन की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए तो इनको ट्राई कीजिए फटाफट, ज़रा देखा जाए। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। पहला हो गया होगा -78 डिग्री ना, तो इसमें ब्रोमीन, इसको ऐसे मान लो, ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही है, तो हेलोनियम आयन ना बना के हम लोग सीधा ब्रोमीन प्लस का अटैक कराया जाए, तो या तो इस टर्मिनल पे होगा या इस टर्मिनल पे होगा, अपने को मालूम है। तो इस टर्मिनल पे अटैक होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर शिफ्ट होकर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। टेम्परेचर -78 डिग्री है, देखो ध्यान से, मतलब KCP बनाना है कि TCP? KCP। तो जब ब्रोमीन का यहाँ अटैक हुआ, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, तो ये टर्शरी टाइप का है और रेजोनेंस में है, और यहाँ अगर रेजोनेंस से आएगा तो प्राइमरी बनेगा। बोलो भाई, यहाँ आएगा ना प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज पे अटैक कराएं या इस प्लस चार्ज पे, यही देखना है आपको बस। तो क्योंकि -78 डिग्री है, KCP है, तो आप यहाँ अटैक करा दोगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर आप अटैक कराओगे, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा यही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। आ रही है बात समझ में ना? ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते, ज़्यादा TCP बनता, तो ये मेजर हो गया आंसर। इसमें देखो, इसको भी I+ और Cl- मान लो, पहला I+ का अटैक यहाँ पर हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं लिखा है तो TCP बनाएंगे, है ना, नहीं लिखा होगा तो हमेशा TCP बनाओगे। तो यहाँ कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस से यहाँ कार्बोकेटाइन, ये प्लस चार्ज कम स्टेबल है, इससे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ I आ गया है, यहाँ Cl आ गया है ना, इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये अपना
TCP प्रोडक्ट हो जाएगा। बनाने आ रहा होगा सबको, बहुत सिंपल है। इसमें देखो तो अरे यार इसमें तो 3 दे दिया है, हम लोग तो 2 का पढ़ रहे हैं, तो 2 का हो चाहे 3 का हो चाहे 10 का हो, उससे क्या लेना देना है। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1-4 एडिशन प्रोडक्ट आर जस्ट अ नंबर ना भाई। अगर 3 कॉन्जुगेशन में होंगे तो उधर अटैक होगा जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल बने, फिर वो रेजोनेंस में जाएगा, फिर मोर स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन। क्या सिंपल बात, मतलब 1-6, 1-8, 1-10 ऐसा भी हो सकता है नहीं। तो देखो इसको भी हम लोग ऐसे समझे Br प्लस और प्लस Br माइनस, ध्यान से समझो। Br प्लस यहाँ आया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, यहीं पर अटैक होगा या यहाँ पर अटैक होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 2 बार रेजोनेंस में जाएगा ना इधर से, तो इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर आप इधर कराओगे तो भी 2 बार होगा, लेकिन आप बीच में कहीं करा दोगे तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। आपको अगर संशय हो तो आप इसको बनाकर अलग से कॉपी में चेक करोगे, और अगर कोई डाउट रह जाएगा तो मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अटैक किया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, 40 डिग्री है, TCP बनाना है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि ये सेकेंडरी है ना, तो रेजोनेंस करा देंगे, यहाँ प्लस आएगा, तो ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपना मिलेगा देखो ऐसा, यहाँ ब्रोमीन आ गया था, यहाँ ब्रोमीन और आ जाएगा, ये अपना हो गया TCP। तो देखो तो ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आ गए और इसके पास 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये TCP क्यों है, देखो ध्यान से, ये रेजोनेंस में है पहले, तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस में है। दूसरा, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है और 2 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो तो इस पाई बॉन्ड से ये डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर एक हैलोजन, तो यहाँ से ये ऐसा जाकर इसको बाहर कर सकता है ना। तो ये वाले पाई बॉन्ड के पास एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है और उसी तरह से ये वाले पाई बॉन्ड के पास एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या, तो इसके पास 2 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, RH लिख दे रहे हैं हम लोग, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कुछ लोग बोलोगे सर अगर यहाँ पे ब्रोमीन प्लस आया और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस हम लोग बना दें, यहाँ पे ब्रोमीन माइनस जोड़ दें। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, थोड़ा सा जगह क्रिएट हो जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार और। देखो यहाँ जब प्लस आया तो यहाँ से एक और प्रोडक्ट आप बना सकते हो, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट भी बना। अब बोल सकते हो सर यहाँ पर भी तो रेजोनेंस में था, 4 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी ये रेजोनेंस में है और इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं एक अल्फा हाइड्रोजन है और एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर एक H भी है ना, तो इसके पास ये रेजोनेंस में है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है और एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। और ये दोनों अपने को मालूम है, ये दोनों फैक्टर नीचे वाले रेजोनेंस तो करता ही है, वो दोनों में बराबर है, तो ये दोनों फैक्टर भी एल्कीन की स्टेबिलिटी में गवर्न करते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ या ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि इसके पास रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अपना कौन सा प्रोडक्ट बना, ये TCP बना, लेकिन अगर नंबर वाइज पूछेगा तो क्या बोलोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये प्रोडक्ट बना अपना 1-6 एडिशन प्रोडक्ट, और ये होता अपना 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रही है ना। 1-4 यहाँ पर सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर ये रेजोनेंस करके यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ ब्रोमीन जुड़ा तो अब ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में ही नहीं रह जाएंगे, तो या तो 1-2 बनेगा या 1 कौन सा बनेगा, 1-6। समझ के बात में। चलिए तो ये हो गया अपना इसका प्रोडक्ट। अब देखो उसी तरह से इसका प्रोडक्ट लिखना है, तो अपने को या तो इधर या इधर इस टर्मिनल पर ही अटैक कराना होगा।
इसको अपन मान सकते हैं बी आर प्लस और बी आर माइनस, कोई दिक्कत। 30 डिग्री है मतलब टीसीपी बनाना है, तो मैं एक ब्रोमीन मान लो मैंने यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ प्लस आएगा, जो रेजोनेंस से इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, और इन पाई बॉन्ड्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जा रही है। देखो कैसे हो जा रही है, इधर इधर, और इस प्लस चार्ज पे ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा इधर, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसको ध्यान से देखो तो इसके पास एक और एक, दो अल्फा हाइड्रोजन, और है ना, मतलब ये रेजोनेंस में है आपस में, मतलब इसके पास क्या क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्लस इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, प्लस दो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर आप इसमें 1-2 प्रोडक्ट बना देते, इसमें आप 1-2 प्रोडक्ट बना देते, ब्रोमीन ब्रोमीन ऐसा, आप बोलते कि सर 2-2-4 है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, मतलब रेजोनेंस में है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ दो है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दो अल्फा हाइड्रोजन है और एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और इसके पास रेजोनेंस है, दो अल्फा हाइड्रोजन है और कितना, दो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो सब कुछ सेम है यहाँ पर, देखो इसमें और इसमें ये सारे फैक्टर सेम है एक्सेप्ट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, दिख रहा है ना बात। तो यही यूनिक एग्जाम्पल है जो ये बात को एक्सप्लेन करता है कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी देता है एल्कीन को, है ना, इसी एग्जाम्पल से देखा गया है। समझ में आई ना बात। तो इस वजह से ये 30 डिग्री है तो ये प्रोडक्ट अपना TCP है, और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलोगे 1,6 एडिशन प्रोडक्ट। आई कहानी समझ में ना, क्लियर हो रहा है ना। TCP बनाना है तो कैसे मोर स्टेबल बनाएंगे। 5th वाला बना दो जल्दी से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। देखो बनाइए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे डिफ़िकल्ट TCP KCP वाला, है ना। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी बातें हैं तो डिफ़िकल्ट होना ही है, और ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये मत सोचो कि मेंस में हम लोग आराम से 30 सेकेंड में बना के चले जाएंगे, नहीं, इसमें सोचना पड़ता है, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें सोचो, ठीक है, और इसमें गलती करते हैं बहुत सारे लोग, इसमें कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात आपने समझ ली, जो आपको एक अपर एज देने ही वाला है। इसमें H+ का अटैक मैं इधर कराऊंगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा। टेम्परेचर नहीं लिखा है, अच्छा KCP TCP दोनों बनाना है, तो इस पर जब ब्रोमीन का अटैक होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट KCP होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन टर्शरी है, ज़्यादा स्टेबल है। और प्लस एक जब यहाँ से ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ H और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखो 2 3 2 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पाई बॉन्ड के पास 2 और एक भी नहीं, तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अपना TCP हो गया और ये वाला अपना KCP हो गया। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल है। चलिए अब एक एग्जाम्पल और करिए ज़रा। Br2 CCl4 और अपने को KCP प्लस TCP दोनों बनाना है। KCP प्लस TCP, ये नोट कर लो सब लोग, मिटा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ भाई बना लिया, ट्राई करो एक बार। देखो
तो यहाँ पर ऐसा पाई बॉन्ड है, किसी टर्मिनल पर ही अपने को अटैक कराना होगा। तो ब्रोमीन प्लस का अटैक मैं इस पर मान लो कराया, तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन मुझे दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ मिथाइल है। ये रेजोनेंस में जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक मिथाइल था यहाँ पर। अब ब्रोमीन माइनस इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को, और अगर ब्रोमीन माइनस इस पर अटैक करेगा तो एक ये प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को। ठीक है भाई, अब आपको डिसाइड करना है विच इज़ KCP एंड विच इज़ TCP। ये प्रोडक्ट जो है ये 1 पर ये जुड़ा है 2 पे, तो दिस इज़ 1-2 प्रोडक्ट, ये तो दिख रहा है। एंड दिस इज़ 1-4 प्रोडक्ट, ये भी दिख रहा है सबको, 1 2 3 4, 1 पे जुड़ा और 4 पे जुड़ा। तो ये 1-2 प्रोडक्ट है, ये 1-4 प्रोडक्ट है। आपको डिसाइड करना है कि विच इज़ KCP एंड विच इज़ TCP। अगर आप याद करके बैठ जाओगे, रट जाओगे कि 1-2 इज़ KCP एंड 1-4 इज़ TCP, तो यहाँ पर गलत हो जाने वाला है। देखो ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है या ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ज़्यादा स्टेबल पर अटैक होता है तो उससे KCP बनता है, और जब कम स्टेबल पर अटैक होता है लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो TCP बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज़ KCP एंड दिस टाइम दिस इज़ TCP। कोई दिक्कत? क्यों ये TCP है? देखो इसके पास, इस एल्कीन के पास 3 2 5 एक 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिखाई दे रही है बात, और एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके पास देखो, इसके पास सिर्फ 2 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। 3 1 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसके पास रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है 2, एक इधर और एक इधर, लेकिन इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसके पास 7 हैं टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके पास 2 ही हैं, 5 का डिफरेंस है। कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? ये वाला। और कार्बोकेटाइन भी ये कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल वाले का ट्रांजिशन स्टेट ऊपर होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये क्लियर कट TCP है और क्लियर कट KCP है। दिखाई दिया ना। जबकि 1-2 1-4 से करते तो उल्टा हो जाता। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन जरा समझ आ जाए, इसको नोट कर लो सब लोग भाई, मिटाते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसमें क्या बनाओगे? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इसको बना दो जरा जल्दी से। हो गया होगा? देखो, तो देखो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप यहाँ और यहाँ जोड़ देते कि 1-2 1-4 आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते, है ना, बड़े मज़े से यहाँ पर ऐसा ले आए, ये रेजोनेंस से यहाँ ले आए, ऐसा ले आए, ऐसा ले आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है। ध्यान रखिए ये बात, कहीं लिख लीजिए, है ना। बेंजीन डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज इट्स एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, बिकॉज इट्स एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, ठीक है। अब देखो ये, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसमें ये एंथ्रासीन है और इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाता है ना, मतलब एंथ्रासीन में एडिशन रिएक्शन देता है एंथ्रासीन, ठीक है। मतलब इसमें बीच वाले रिंग में ये ब्रोमीन प्लस जो है ये यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ प्लस आएगा, फिर ये ऐसा रेजोनेंस करके यहाँ प्लस आएगा, तो
एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया और यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन दे देता है और इस तरह का 1,4 एडिशन यहाँ पर हो रहा है, 1,4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 40 डिग्री दिया था। तो अब देखो, बोले सर इसमें नहीं होता था तो ये भी तो एरोमेटिक है, इसमें क्यों हो जा रहा है? अब ये बात समझिए, जो फ्यूज्ड बेंजीन वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग वाले, है ना, जैसे कि एंथ्रासीन हो गया, फेनेंथ्रीन हो गया, इससे बड़े हो गए, तो जो भी फ्यूज्ड बेंजीन वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी से नहीं देखा जाता है ना, उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग के हिसाब से गवर्न होती है और उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो टोटल रेजोनेंस एनर्जी होती है एंथ्रासीन में, वो होती है 84 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, इसके पास कितने बेंजीन रिंग हैं? 3, 1 2 3, 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है। तो 84 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया भाई? 28 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों इंडिविजुअल बेंजीन रिंग है, ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। और एक बेंजीन रिंग का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, वो एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका भी 36 है और इसका भी 36 है। और लेकिन जब इन दोनों को साथ कर देते हैं, मतलब इन तीनों को साथ कर दिए, तो पर बेंजीन रिंग जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घट जाता है कंपैरेटिवली, है ना। जैसे एंथ्रासीन का टोटल जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 4 बनेगा, है ना भाई, और 3 बेंजीन रिंग अगर अलग अलग रख दो तो 6 बनेगा, नहीं। तो इस वजह से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग जो है वो घट जाती है। तो इस तरह के पॉलीसाइक्लिक जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूज्ड बेंजीन स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, दैट इज यहाँ पर 36 किलो कैलोरी है, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों इंडिविजुअल बेंजीन हैं, इसमें फ्यूज्ड हैं तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी घट गई है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर। समझ के बात ना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे आगे कि जो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होते हैं उसमें रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग के हिसाब से स्टेबिलिटी देखी जाती है, ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी से नहीं। मतलब अगर कहीं ये स्टेटमेंट लिखा है, ऐसा कहीं स्टेटमेंट लिख दिया मान लो कि ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज गवर्न बाय रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, नो, नहीं। रेजोनेंस इस तरह के मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग देखा जाता है। समझ रहे बात? क्योंकि टोटल रेजोनेंस एनर्जी इसके पास 84 है और इसके पास टोटल रेजोनेंस एनर्जी 72 है। टोटल रेजोनेंस एनर्जी इसका कम है, इसका ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि पर बेंजीन रिंग के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। समझ के बात ना। चलिए, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब लिखो आइए आगे, अब लिखिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑन एल्कीन्स। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्कीन्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है भाई, देखो जैसे मान लो हम लोगों ने ये ले लिया, एक ऐसा एल्कीन ले लिया जिसके पास ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, एलाइलिक मतलब ऐसा कार्बन जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हो, है ना, तो एलाइलिक कार्बन ये हो गया। तो इसमें अगर क्लोरीनेशन कराना है एलाइलिक पोजीशन पे, मतलब इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हमें, है ना, H हटाकर कौन लगा देना है? क्लोरीन लगा देना है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरीन HNu, और क्लोरीन का हम लोग लेते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसा समझा जाए कि क्लोरीन और हीट मतलब करीब वही 400 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और क्लोरीन का लिया जाता है क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कंडीशन ले लें कि क्लोरीन बहुत धीरे धीरे कम अमाउंट में डालें, लो कॉन्सेंट्रेशन ले लें, और या तो हीट या लाइट लिखा हो, तो यहाँ पर ये एलाइलिक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये वाला कार्बन C14 दिया होता तो आपको ये प्रोडक्ट तो मिलता ही, साथ साथ आपको ये प्रोडक्ट भी मिल जाता। ठीक है, मतलब इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। तो क्लोरीनेशन हम लोग एलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीनेशन हम लोग इस तरह से कराते हैं, एक ये मेथड है। ठीक है, तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझ लिया जाए कैसे हो रहा है और क्यों अपने को लो कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, मैकेनिज्म लिखता हूँ। लिख लिया? देखो जरा, जैसे मान लो हम लोगों ने ये वाला एल्कीन ले लिया है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो क्लोरीन है ये हीट या लाइट पाकर क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट गया, और फिर ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस वाले हाइड्रोजन को रेडिकल के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से जब एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल फिर इस पाई बॉन्ड के साथ एक रेजोनेंस में आ जाएगा, और C14 पर भी रेडिकल आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में जो क्लोरीन है अपना, ठीक है, वो क्लोरीन इस रेडिकल के साथ, ये रेजोनेंस तो हो ही रहा है, अब इस रेडिकल के साथ है ना, ये क्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड को ये रेडिकल की तरह तोड़ेगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ से भी होगा, ये जो रेडिकल बना है अब ये नए क्लोरीन मॉलिक्यूल को रेडिकल की तरह इस तरह से तोड़ लेगा, और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए दोनों प्रोडक्ट अपने मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आया? मतलब बेसिकली रेडिकल मैकेनिज्म से ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझ में आ गया, ये बात तो समझ में आ गई क्यों कैसे हो रहा है। अब बात है सवाल की, कुछ लोग को ये डाउट होगा कि सर जब ये रेडिकल बना तो ये इस हाइड्रोजन को क्यों एब्स्ट्रैक्ट किया, इसके पास तो ये सिग्मा बॉन्ड है, जबकि इस पाई बॉन्ड के पास तो वीकर पाई बॉन्ड है ना, तो उसी को पहले तोड़ के वहाँ जुड़ जाना चाहिए था, जैसा हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ में किए थे HBr का, याद आ रही है बात। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जैसे अगर आपसे बोले कि सर ये काम भी तो हो सकता था, ये इस एलाइलिक को क्लोरीन क्यों लेकर गया, ये क्लोरीन इस वीकर पाई बॉन्ड को तोड़ता और आकर इस कार्बन पे जुड़ जाता, और यहाँ पर CH2 रेडिकल, यहाँ पर CH रेडिकल और यहाँ पर CH3 ऐसा बन जाता है ना, सॉरी यहाँ से क्लोरीन जुड़ गया ना, ऐसा बन जाता, और ये रेडिकल फिर उसके बाद दूसरे से अटैक कर जाता तो दोनों पर क्लोरीन आ जाता। ऐसा एलाइलिक मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को क्यों तोड़ा। ठीक है, तो देखो ये पॉसिबिलिटी भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी होता है ना, लेकिन उतने हायर टेम्परेचर पे, या अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल में और इस एलाइलिक रेडिकल में, इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये कहीं ज़्यादा स्टेबल है, और ये क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंस आता है लो कंसंट्रेशन का, कि हम लोग क्लोरीन अगर धीरे बहुत कम कंसंट्रेशन में धीरे धीरे डाल रहे हैं
तो क्योंकि ये कम स्टेबल फ्री रेडिकल है, ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव ना, तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है और ये कम स्टेबल है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है, रुक सकता है? ये वाला, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेडिकल, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उस उतनी देर तक सस्टेन कर सकता है, रुक सकता है, उसकी एनर्जी कम होगी। बात समझ में आ रही है? और ये क्योंकि कम स्टेबल रेडिकल है, हाईली रिएक्टिव होगा, तो ये उतनी देर तक रुकता नहीं है, और उतने हाई टेम्परेचर पे या प्रेजेंस ऑफ HNu पे यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूट के ये रेडिकल, क्योंकि अब इसको क्लोरीन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन हम लोगों ने कम कॉन्सेंट्रेशन में डाला है, तो ये इसको तुरंत क्लोरीन मिल जाए तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाए, लेकिन क्लोरीन हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं, तो उसको उतना जल्दी क्लोरीन नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं, तो ये वापस यहाँ से ये बॉन्ड तोड़कर वापस यहाँ से बॉन्ड बना के वापस आ जाता है। मतलब ये वाला स्टेप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? रिवर्सिबल हो जाता है। मेरी बात समझ गए? बहुत सिंपल है। ये रेडिकल कम स्टेबल है और हम लोग क्लोरीन कम कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हैं, तो इस रेडिकल को क्लोरीन आसानी से नहीं मिल रहा है ना। जब आसानी से नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी गेन कर लेगा, मतलब क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और ये दोनों रेडिकल बना के वापस पाई बॉन्ड बना देते हैं। समझ के बात ना? जबकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक रह सकता है सॉल्यूशन में, और जब हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन रखे हैं तो अब ये ज़्यादा देर तक है, और उस देर में जब इसको क्लोरीन मिल रहा है तो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। समझ के बात ना? इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। ये बात आ गई समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आ जाओ दूसरा, है ना, इसी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा है बाय यूजिंग NBS। NBS होता है N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज N ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो ये भी क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ठीक वैसा ही अगर एक एल्कीन ले लिए, प्रोपीन ले लिए, ये C14 है, और यहाँ एरो पर अगर NBS लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ पे ब्रोमीन लाकर जोड़ देना है, CH2 CH CH2, यहाँ ब्रोमीन जोड़ देना है, और ये वाला C14 है। सिमिलरली यहाँ पर भी रेडिकल बनता है, इसलिए आपको एक प्रोडक्ट ये वाला भी मिल जाएगा, सेम क्लोरीनेशन जैसा, ठीक है। तो NBS एक वर्सेटाइल बहुत बढ़िया रिएजेंट है जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, ठीक है ना। इसका भी मैकेनिज्म देख लो क्या होता है। देखो सबसे पहले ये जो अपना N ब्रोमो सक्सिनामाइड है, हीट या लाइट पाकर इसका ये वाला बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, ये रेडिकल की तरह टूट जाता है और साथ में ब्रोमीन रेडिकल बना लेता है, और ये ब्रोमीन रेडिकल जो है ये डाइमराइज करके Br2 बना लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन बना लिया और ये धीरे धीरे टूटता है ना। ऐसा नहीं कि सारा मॉलिक्यूल एक साथ टूट के ये रेडिकल अलग हो गया, ब्रोमीन रेडिकल, ऐसा नहीं। जैसे जैसे टूटता जाता है वैसे वैसे ब्रोमीन डाइमराइज करता जाता है, और धीरे धीरे, मतलब ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं होता है, ठीक है ना। तो NBS का एक क्वालिटी है कि ये ब्रोमीन रिलीज़ करता है लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशन में, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपल है, अब क्या करते हैं कि भाई ये जो अपना है, यहाँ से ये जो रेडिकल बना, ये रेडिकल सेम वही काम करता है, यहाँ से इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अपना इस तरह का फ्री रेडिकल बन जाता है, और ये फ्री रेडिकल इस तरह के रेजोनेंस में होता है, ठीक है ना। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे, ऐसा C14 CH डबल बॉन्ड CH2,
और फिर ये जो ब्रोमीन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो ब्रोमीन प्रोड्यूस हुआ है, तो ये रेडिकल से ठीक पहले जैसे क्लोरीनेशन जैसे ही ये ब्रोमीन यहाँ पर आके इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, और साथ में यहाँ से भी बना लेगा, मतलब एक प्रोडक्ट ये भी मिल जाएगा। समझ गए? अब क्योंकि यहाँ पर रेडिकल बना है ना, तो ये ब्रोमीन अबोव से भी जुड़ सकता है और बिलो से भी। मतलब अगर ये कार्बन कायरल होने का चांसेस हुआ तो दोनों प्रोडक्ट पहले जैसा, देखो कार्बोकेटायन बनता है तो भी दोनों तरफ से अटैक होता है, रेडिकल बनता है तो भी दोनों तरफ से अटैक होता है। ये अपने लिए अब कोई नई बात नहीं रह गई है। तो जहाँ जहाँ रेडिकल बनेगा दोनों प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ जहाँ कार्बोकेटायन बनेगा दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। हर बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ के बात? तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कई प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए मैकेनिज्म इसका। क्लियर करो। अब जैसे देखो इसमें मान लो मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। मान लीजिए CH3 CH 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 CH3 CH3 ऐसा है, और एरो पर NBS दे दिया है। तो इसका इस पाई बॉन्ड का एक ये एलाइलिक पोजीशन है और एक ये एलाइलिक पोजीशन है। एक ही जगह आएगा, मतलब एक ही जगह इन द सेंस कि ये नहीं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो तीनों को हटा दोगे, एक ही ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है ना? तो NBS से या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो एक बार यहाँ आ जाएगा और ऐसा अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक बार इधर आ जाएगा, ठीक है? ऐसा, और ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? तो जब भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल की तरफ आप मेजर बना दोगे, नहीं? जैसे मान लो अगर ऐसा सवाल पूछ दे और यहाँ NBS लिख दिया है, तो ये पाई बॉन्ड है, तो एक ये पोजीशन एलाइलिक हो गई, एक ये जगह एलाइलिक हो गई, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों में से, है ना, मेजर माइनर अगर अपने को बताना होगा तो ये ब्रोमीन आ जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक बार यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, तो यहाँ मिथाइल रहेगा। तो ये वाला हम लोग मेजर बता देंगे और ये वाला हम लोग माइनर बता देंगे, क्योंकि ये वाला टर्शरी रेडिकल बनता ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक है? अब इस पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का भी क्वेश्चन आता है ना? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कायरल बन रहा है, ये कायरल बन रहा है ना? तो दोनों प्रोडक्ट वो वाली बात भी यहाँ पर आएगी, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। हाँ, मेजर और माइनर सिर्फ स्ट्रक्चरली अभी मैंने आपको बताया है कि ये मेजर स्ट्रक्चरली ये होगा, स्ट्रक्चरली माइनर ये होगा, हमेशा ऐसा बना देंगे। और एक स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड इस पर सवाल होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई? इतनी कहानी आ गई सबको समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना?